नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं आज बात करूंगा कि एक नई विश्व व्यवस्था बनने जा रही है, इसके संकेत आने आरंभ हो गए हैं। वो बन पाएगी या नहीं बन पाएगी हमें नहीं पता, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध के से लेकर अब तक जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में भी परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन इतना ड्रास्टिक परिवर्तन आज तक नहीं हुआ है जो अब होने जा रहा है। एक बड़ा परिवर्तन हुआ था, वो था, हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से शीत युद्ध आरंभ हुआ। वो अपने चरम पर पहुंचा 60s के दशक में। फिर धीरे धीरे वो देतांत में परिवर्तित हो गया और देतांत धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1989 में जब सोवियत यूनियन का विघटन आरंभ होता है, उससे 91 के बीच में जब सोवियत यूनियन पूरी तरह से बिखर जाता है, तब माना गया कि देतांत का जो परिणाम था वो सामने आ चुका है और अब विश्व एक ध्रुवी हो गया है। और जैसा कि फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि एंड ऑफ हिस्ट्री, यानी अब उदारवाद अंतिम राजनीतिक दर्शन आ चुका है और अब किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है कि उदारवाद को कोई चुनौती दे सकेगा। लेकिन 2000 तक आते आते हमने देखा कि उदारवाद या अमेरिका को चुनौती आरंभ हो चुकी थी। उसका बहुत बड़ा प्रमाण हमारे पास 9/11 जो थी, 9/11/2001 में जो आक्रमण हुआ था अमेरिका पर, उससे अमेरिकन उदारवाद की नींव हिल गई थी। बाद में 21वीं शताब्दी के आरंभ में बहुत सारी बातें हुई। इराक में सद्दाम हुसैन को मृत्युदंड मिला, इराक में ये गृह युद्ध हुआ, सीरिया में गृह युद्ध हुआ और कुछ दूसरे जो देश हैं मिडिल ईस्ट में, उनमें हलचल आरंभ हुई। इजराइल और जो फिलिस्तीन है उसके मध्य में थोड़ा बहुत संघर्ष पहले भी था, बाद में और होने लगा। तो अशांति बनी रही, लेकिन उस अशांति को किसी न किसी प्रकार से नियंत्रित किया गया, क्योंकि एक तो जो लीडरशिप आ रही थी अमेरिका में और यूरोप में, वो उदारवादी लीडरशिप थी। जैसे हम देखते हैं कि पहले क्लिंटन थे, उसके बाद बुश का समय आया, लेकिन बुश ने तो अपना समय आतंकवाद से लड़ने में लगा दिया। फिर उसके बाद बराक ओबामा आए, उसने एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करने का प्रयास किया। यूरोप में भी बहुत से नेता थे जो शांति और सहयोग को चाहते थे। लेकिन इसी बीच एक नई बात जो सामने आई, वो थी रूस की राजनीतिक गतिविधियां। रूस में पुतिन 90 के दशक में, उससे पहले वो केजीबी में थे, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और 90 के दशक में वो धीरे धीरे राजनीति में आए, वो राष्ट्रपति बने और तब से वो निरंतर, बीच में एक छोटा सा समय था जब राष्ट्रपति बनना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल उनके ऊपर लिमिटेशन थी। उस लिमिटेशन को भी हटा दिया गया है और तब भी वो प्रधानमंत्री बन के रहे और जो राष्ट्रपति बने उसको उन्होंने अपने अनुसार काम करने दिया। और इसलिए हम कह सकते हैं पिछले 20-25 सालों से रूस में पुतिन का एक क्षत्रिय राज्य है। जब किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति का एक क्षत्रिय राज्य होता है तो स्वभावतः वह अपने राज्य की सीमाओं भी बढ़ाना चाहता है, वो और विस्तार करना चाहता है अपने अहंकार का भी और अपने राज्य का भी, क्योंकि खुद को ही राज्य मानने लग जाता है। हमने देखा है कि लुई XIV ने कहा था, आई एम द स्टेट। तो वही स्थिति रूस में आ चुकी है। इधर अमेरिका में ट्रंप ने चुनाव लड़ा दूसरा, और ट्रंप ने अतिवादी नीतियों की घोषणा करी चुनाव से पहले कि मैं चुनाव जीतते ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और उसके अतिवादी नीतियों से प्रभावित होकर, उनके भाषणों से, लच्छेदार भाषणों से प्रभावित होकर, और कुछ जो परिस्थिति थी शायद अमेरिका में इस प्रकार की बन चुकी थी, जिसमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि कुछ ड्रास्टिक परिवर्तन लाए, तो अमेरिका ने
एकमुश्त होकर ट्रंप को सपोर्ट किया। वो खुद जीते 50% वोटों से ज़्यादा, सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी उनका प्रभुत्व हो गया। तो आज अमेरिका में ट्रंप का एक क्षत्रिय राज्य है, जैसे रूस में पुतिन का एक क्षत्रिय राज्य है। अब एक दूसरी बात सामने आई, वो थी रूस और यूक्रेन का झगड़ा। हम जानते हैं 2014 के लगभग से झगड़ा आरंभ हो चुका था और उसके बाद में जेलेंस्की वहाँ पर प्रधानमंत्री बने और फिर ये झगड़ा बढ़ता गया और 2022 में रूस ने आक्रमण कर दिया यूक्रेन के ऊपर। जो 2 भाग वो पहले ही ले चुके थे 2014 में, एक और भाग है जिसको वो लेना चाहते थे। रूस का ये तर्क था कि जो जिस भागों पर वो कब्जा कर रहे हैं वो वास्तव में उन्हीं के भाग है, रूस का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पर रूसी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, उनकी कल्चर, उनकी सभ्यता रूस से मेल खाती है, इसलिए वो रूस का ही हिस्सा है। जिस समय विभाजन हुआ था उस समय गलती से वो यूक्रेन के साथ चले गए होंगे, लेकिन वो रूस का हिस्सा है, इसलिए उनको हमारे साथ मिलना चाहिए और यूक्रेन को ना अपना अधिकार उस पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन की जो मिलिट्री है वो उस पर इस हिस्से में जो रशियंस रह रहे हैं उनके साथ सेकंड रेट सिटीजन का व्यवहार कर रही है। यूक्रेन का ये कहना था कि ये सॉवरेंटी है हमारी, उस पर खतरा है, हमारा राज्य अलग बन चुका है, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी मिलिट्री जो है किसी के साथ भी सेकंड ग्रेड सिटीजन की बात करती हो। वो इसका बहाना लेकर हमारे राज्य को तोड़कर और अपने हिस्से में लेना चाहते हैं, ये बात चल रही थी। ये तो ऑफिशियल वर्जन है इस युद्ध के। बाद में अनऑफिशियली अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विशेषज्ञों ने बात की। उसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है वो नाटो में जाना चाहता है, यूक्रेन में खनिज पदार्थ बहुत है, उसको कब्जा करना चाहते हैं देश। रूस जो है वो जो शुद्ध पानी की जो लहर जो है झील है उसमें वो डायरेक्ट अपना एक्सेस चाहता है वगैरह। खैर ये सब जब झगड़ा चल रहा था 2022 से तो झगड़ा चल ही रहा है, तब इस बीच ट्रंप जब चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने कहा कि मैं अगर जीत गया तो मैं 1 दिन में इस समस्या का समाधान कर दूंगा, युद्ध विराम कर दूंगा। वो जीत गए। उसके बाद उन्होंने जेलेंस्की को बुलाया कि चलिए शांति वार्ता करते हैं, और मेरे पास पुतिन का पूरा सपोर्ट है। जेलेंस्की और उन्होंने बातचीत की, जो आप सब लोगों ने देखी होगी टीवी पर कि किस प्रकार का झगड़ा हुआ वहाँ पर। उसमें जो मूल मुद्दा था वो ये था कि ट्रंप ने कहा कि मैं आपको ये वचन देता हूँ कि अपनी बातचीत सफल होते ही पुतिन युद्ध विराम कर देगा, दैट इज 1। अब मैं पिछले 3 सालों से अमेरिका पिछले 3 सालों से आपको बहुत सारे धन की व्यवस्था कर रहे हैं जो कि युद्ध में आप काम आ रही है, लोन दे रखा है आपको। अब हम जब युद्ध विराम हो जाएगा तो हम वो धन बंद कर देंगे, लोन बंद कर देंगे, उस लोन को आपको चुकता करना है। अब आप कैसे चुकता होगे? तो आप अपने यहाँ पे जो खनिज पदार्थ है उसको आप किसी के साथ समझौता करके उसको निकालोगे, बेचोगे, तो उसमें प्रायोरिटी हमको दे दीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी आज ही युद्ध बंद हो जाएगा। तो जेलेंस्की ने कहा कि भाई ठीक है युद्ध बंद हो जाएगा, और ठीक है इसके 2 कंडीशंस मुझे चाहिए समझौते की। एक तो ये कि आप इस गारंटी लें कि रूस बाद में वापस आक्रमण नहीं करेगा। दूसरा, रूस जिन क्षेत्रों को उसने कब्जा कर लिया है उन क्षेत्रों को छोड़ देकर अलग हो जाएगा। अब ये बात ट्रंप ने नहीं मानी। उसने कभी गारंटी कौन किसको दे सकता है आज के ज़माने में। और दूसरा, मैं उसको युद्ध विराम को कह सकता हूँ, उसको ये कैसे कह सकता हूँ जिस लैंड पर उसका कब्जा हो चुका है उसको छोड़ दे, वो तो बाद में बातचीत करके हम देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन जेलेंस्की ने मना कर दिया कि नहीं, बाद में कुछ नहीं होता। कि उसने उदाहरण नहीं दिए, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ बाद में भारत में कश्मीर में क्या हुआ। हमने भी इसी प्रकार से कहा था वो युद्ध विराम हो जाए, फिर हम बातचीत से हम कहेंगे कि वो हट जाए, ये हमारी भूमि है। आज तक 80 साल हो गए, 70-80 साल, 75 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक तो कोई हटा नहीं। वैसे वैसे युद्ध वो जो सीमा है वो उसी को इंटरनेशनल सीमा बनाने की बात करने लग गए लोग। तो ये जेलेंस्की समझता है कि ये ऐसे युद्ध विराम होने पर सेनाएं वहीं रह जाती है और वही सीमाएं बन जाती है। इसको वो स्वीकार करने को तैयार नहीं था। ये तो है पृष्ठभूमि जो आज चल रही है। इससे पहले आप जानते हैं कि इजराइल में हमास और इजराइल का युद्ध हुआ था। हमास ने आक्रमण कर दिया था इजराइल के ऊपर। वो युद्ध चलता रहा, 1-2 साल से चल रहा था। अब जाके उसमें थोड़ा युद्ध विराम हुआ है, लेकिन वो भी पता नहीं कब युद्ध विराम खत्म हो जाए। तो जमीनी लड़ाई चल रही है वहाँ भी।
अब ये जो सिचुएशन सामने आ रही है, इसके 2-3, ये तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि क्या हो रहा है। राजनीति विज्ञानी की दृष्टि से इसके 2-3 निर्णय हमको निकालने हैं, जिसके लिए मैं आपसे बात करने बैठा हूँ। पहला निर्णय ये है इसका, या पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकता है, और जो हो रहा है ऐसा दिख रहा है कि एक नई दोस्ती आरंभ हो रही है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। अमेरिका और रूस दोनों एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, और ये बड़ा एक नया संकेत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक, यानी 80 साल हो गए, 80 साल में कभी भी रूस और अमेरिका मित्र नहीं हुए। समझौते हो गए, युद्ध उन्होंने करना बंद कर दिया, शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन दोस्त नहीं थे, राइवल थे। एक्सक्यूज मी। विश्व राजनीति में दोनों राइवल थे। दोनों मानते थे कि उनका प्रभुत्व समाज विश्व में बढ़ना चाहिए। इसके लिए वो कई तरह के प्रयास करते थे। दूसरे जो छोटे छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, कमजोर देश हैं, उनको सहायता देते थे आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, और वो सहायता करके और उनको अपनी तरफ लेना चाहते थे, लेकिन कभी वो दोस्त नहीं हुए। ये पहली बार 80 वर्ष के पश्चात हो रहा है कि रूस और अमेरिका एक ही भाषा बोल रहे हैं, दोस्ती की, और वो उसके बिहाफ पर बात कर रहा है, ये इसके बिहाफ पर बात कर रहा है। नहीं, रूस कह रहा है कि अमेरिका से बात हो जाएगी, आप तो ये कर दीजिए, अमेरिका कह रहा है नहीं, रूस से बात हो जाएगी, आप ये कर दीजिए। इससे क्या मतलब निकल रहा है? इससे मतलब ये निकल रहा है कि इन दोनों ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि इस दुनिया पर हम दोनों को मिलकर राज करना है। जितने भी कमजोर देश हैं, और अधिक सभी कमजोर इन दोनों से, तो उन सबको दबा कर रखना है और हम आपस में इसको बांट लेंगे। यानी ये कुछ हद तक 19वीं शताब्दी में जो यूरोप था, महाशक्तियां थी जो बांट लेती थी कि भाई अफ्रीका में यहाँ पर तो फ्रांस का शासन रहेगा, या स्पेन का रहेगा, या इंग्लैंड का रहेगा। मिडिल ईस्ट में यहाँ पर इंग्लैंड का रहेगा, यहाँ पर फ्रांस का रहेगा, यहाँ पर स्पेन का रहेगा। यानी उन्होंने दक्षिण अमेरिका में भी ऐसा होगा। यानी महाशक्तियां जो थी, उन्होंने कहाँ कहाँ पे रूल करेंगे उसको बांट लिया था, और आपस में वो लड़ नहीं रहे थे, बहुत कम लड़ रहे थे। यही व्यवस्था आज एक दूसरे तरीके सामने आई है कि रूस और अमेरिका मित्र हो गए हैं। रूस और अमेरिका मित्र हो गए तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह कि आइडियोलॉजी पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा है ही नहीं अब। वर्ल्ड इज नाउ गवर्न बाय रियलिज्म ओनली। वह यथार्थवाद से प्रभावित होकर विश्व जो है वह काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा संकेत है एक नई विश्व व्यवस्था का बनने का। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए कि अमेरिका ने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया, जो उसका नेचुरल अलाई है। उसने कहा नहीं, यूरोप मेरे दोस्ती की जरूरत नहीं मेरे साथ, तो रूस से हम दोनों मिलकर दोस्ती करके चला लेंगे। तो यूरोप को बड़ा झटका लगा कि जो हमारा देश है, जेलेंस्की वाला देश यूक्रेन, वो तो यूरोप का हिस्सा है, उस पर आक्रमण कर रहा है रूस, तो और अमेरिका उसको सहायता नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अमेरिका अगर सहायता वापस लेता है तो हम इसको सहायता देंगे। तो पूरा यूरोप अमेरिका के अगेंस्ट में, के विरुद्ध में यूक्रेन को सहायता करने को तैयार हो गया है। तो यानी अमेरिका और यूरोप के अंदर भी एक दीवार खिंच रही है। तो एक नई अर्थव्यवस्था, एक नई विश्व व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और पैदा हो रही है कि रूस अमेरिका एक हो रहे हैं, यूरोप अलग हो शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है कि अलग होकर बने। भारत को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, भारत को क्या, किसी को समझ में नहीं आ रहा बाकी देशों को, भाई ये रूस और अमेरिका के साथ हम काम करते थे, या तो रूस के साथ करो, थोड़ा अमेरिका के साथ करो, अब तो दोनों एक ही हो गए। तो हमारी विदेश नीति कैसे बनाए, हम क्या करें इसके लिए? इस पर बड़ा गहन चिंतन चल रहा है। तो एक तो ये बात हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, वापिस से मेरा मानना है कि जमीनी युद्ध रिवाइव हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ और वो जो समाप्त हुआ, वो एटॉमिक बम से समाप्त हुआ। 2 बम गिराए गए थे, हम जानते हैं। और जो विज्ञान और तकनीक के द्वारा जो युद्ध करने के बहुत से नए नए तरीके सामने आए थे, उनमें ये भी थे कि एटम बम बनाए जाए। तो उससे युद्ध, जमीनी युद्ध धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। जमीन पे युद्ध, जमीन पे युद्ध करने क्या जरूरत है, हवाई जहाजों से बम गिरा दो। अब जो ऐसी बहुत सी मिसाइल बन गई है जो हवाई जहाजों को गिरा देती है। बम फेंक दो हवाई जहाज से जाकर, एक बम फेंक दो तो एक ही बम से आपको बहुत बड़ा एरिया जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आपको युद्ध लड़ने की जरूरत क्या है? धमकी देते रहो, और कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो आप बम गिरा दो दूसरे पर। तो जो मिलिट्री थी, जो जमीन पर लड़ाई लड़ती थी, वो
धीरे धीरे कम होती जा रही थी, उनमें भर्तियां भी नहीं हो रही थी। आप देखिए यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है आज, उसमें यूक्रेन के लोग तो कम हैं और मर्सनरी ज़्यादा है। भारत के लोग हैं, नाइजीरिया के हैं, दूसरे देशों के जो गरीब लोग हैं वो पैसा लेकर लड़ने चले जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो तो लड़ते ही नहीं है, वो तो अमीर हो चुके हैं। वो क्या हम क्यों लड़ने जाए? पैसा देकर सैनिकों को बुला लो। लेकिन ये पिछले कुछ सालों में 2000 के बाद में 2000 के बाद में टेंडेंसी में मान रहा हूँ कि वापस से युद्ध आरंभ हो रहे हैं जो जमीन पर हो रहे हैं। 2 साल 3 साल 2 साल से ज़्यादा हो चुका है यूक्रेन रूस का, तीसरा साल चल रहा है, अभी समाप्त होने का कुछ पता ही नहीं है। उधर हमास और उसमें समझौता हुआ है, 2021 से चल रहा है वो युद्ध, लेकिन वो समझौता पता नहीं कब चलेगा, कब खराब हो जाएगा, वापिस से झगड़ा हो जाएगा। आपके जो ये इराक ईरान है वो हमेशा युद्ध तैयारी रहता है युद्ध लड़ने के लिए। पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलग राज्य की मांग कर रहा है, वो वापस युद्ध, वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं। अभी ट्रेन की पूरे ट्रेन को अगवा कर लिया था। यमन में नॉर्थ और साउथ यमन के अंदर झगड़े चल रहे थे बहुत सालों से। तो वापिस से लोग जमीनी युद्ध की तरफ, वापिस से देश जमीनी युद्ध में उलझ गए हैं। बर्टन रसेल एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, आप जानते हैं, बहुत बड़े पैसिफिस्ट थे और उन्होंने बहुत विरोध किया था युद्ध का, और विशेष रूप से आणविक बम का। उन्होंने कहा भाई एक बात बताओ कि अगर आपकी झगड़े हैं देशों के, तो एक आपने आणविक बम मार डाल दिया नागासाकी पे, हिरोशिमा, अब वो बेचारे जहाँ वहाँ पे जो लोग रहे थे उनका युद्ध से क्या लेना देना था, आम आदमी का, उनको मार दिया आपने क्योंकि आपके पास शक्ति थी। तो ये कोई सही तरीका है क्या? आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो आप आमने सामने लड़ो, तो कुछ कम लोग ही मरेंगे, जिनको लड़ना है वो लड़े। तलवारों से युद्ध होना चाहिए, इससे कम से कम आमने सामने के लोग ही लड़ें। बंदूक से कर लो, आप हवाई जहाजों से बम फेंक रहे हो वहां पे जहां पर कि उनका कोई लेना देना नहीं है। तो उसने कहा ये गलत है, इसलिए युद्ध नहीं होने चाहिए। जो जस्ट वार थियरी की वकालत करते हैं, माइकल बोल्जर जैसे बहुत से लोग, वो भी ये मानते हैं कि भाई युद्ध भी हो तो उसमें कुछ सीमाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो युद्ध के कहीं पे कोई किसी से लड़ रहा है। आज आप देखिए जो रूस यूक्रेन में हो रहा है वो धीरे धीरे उसमें फैल रहा है कि उसमें सिविल सोसाइटी में, तो सिविल सोसाइटी में अगर वो फैल जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि आम आदमी तो सुरक्षित ही नहीं है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है कि रूस है कि यूक्रेन है, कौन राजा है उसको क्या लेना देना। जेलेंस्की उनका प्रधानमंत्री है कि पुतिन प्रधानमंत्री, इससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो युद्ध में लपेटे में आ रहे हैं। तो एक दूसरी बात जो कॉन्सिक्वेंस निकल रही है, जो पॉलिटिकल साइंस वालों को सोचनी चाहिए कि ये जमीनी युद्ध वापिस से पुनर्जीवित क्यों हो रहे हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो लगभग समाप्त होने के कगार पर थे। तीसरी एक बात जो सामने आई है वो एक नया टर्म सामने, एक पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थियरी, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में नया टर्म आया है जो 2024 में अप्रैल में फॉरेन अफेयर्स जो जर्नल आता है बहुत महत्वपूर्ण, उसमें आर्टिकल एक आया अमेरिकन थिंक टैंक के 2 प्रोफेसरों का। उसमें उन्होंने एक नया टर्म दिया, एक्सिस ऑफ अपहीवल। एक्सिस ऑफ अपहीवल यानी अपहीवल को कैसे करेंगे, आप उसको ट्रांसलेट क्या करोगे, वैसे ट्रांसलेट किया है वो क्या है, अशांति की धुरी। एक अशांति की धुरी बन गई है। 4 देश हैं, रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया। रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इन चारों की एक धुरी बन गई है, जिसे इस आर्टिकल में कहा गया अशांति की धुरी, एक्सिस ऑफ अपहीवल। अब ये आर्टिकल जो आया अभी 2024 में इतना तेजी से लोकप्रिय हुआ ये टर्म कि सभी इसके ऊपर हजारों आर्टिकल आने लग गए। इंटरनेशनल रिलेशंस में इसी टर्म को काम में लिया जा रहा है। ये टर्म इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह कि ये जो 4 देश है, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये चारों धीरे धीरे मिल गए हैं और इन सब में डिक्टेटरशिप है। ये चारों डिक्टेटर हैं और ये चारों मिलकर पूरी दुनिया में उदारवाद को और प्रजातंत्र को समाप्त करने के लिए एक हो गए हैं। ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कहना है। विशेष रूप से अमेरिका के खिलाफ हो गए, यूरोप के खिलाफ हो गए, जहाँ पर प्रजातंत्र और उदारवाद दोनों साथ हैं। तो ये चारों देश सैनिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से सारे तरीके से धीरे धीरे एक होते जा रहे हैं।
और इन सब का एक ही उद्देश्य है कि जो वेस्टर्न डोमिनेंस है, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जिसे वो कहते हैं, इसको समाप्त करना है, जो इनके अनुसार वो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म ना होकर लिबरल डेमोक्रेसी है। और ये जो 4 देश है, ये कहते हैं ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये इनका इंपीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है। ये अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी और इनका साम्राज्यवाद है, इसे हमें समाप्त करना है। तो एक नई धुरी एमर्ज हो रही है, जिसको हमें समझना है और जिसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हमें जानना है। तो 3 बातें मैंने आपको बताई आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जिसे हमें गौर से अध्ययन करना चाहिए। एक तो रूस अमेरिका एक हो गए हैं, एक होते जा रहे हैं। दूसरा, जमीनी युद्ध वापस से महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। और तीसरा, ये अशांति की नई धुरी, एक नई धुरी बन चुकी है। अब इन तीन से क्या होगा, आगे विश्व कैसे चलेगा, इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। आज इतना ही देखते हैं। नमस्कार।